भारत एक ऐसा देश जो कभी सिर्फ एक देश नहीं था, ये एक सभ्यता था। जहाँ राजा भी थे, संत भी थे, जहाँ सोने चांदी के खजाने थे और जहाँ ज्ञान का ऐसा भंडार था कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ सीखने आते थे। लेकिन इसी धरती पर एक दिन समुद्र के रास्ते एक अजनबी जहाज ने कदम रखा। उनके पास न तलवारें थी, न फौज थी, न युद्ध की तैयारियां। बस एक बहाना था व्यापार का। लेकिन उस बहाने के नीचे एक ऐसी खामोश साजिश छुपी थी जो आने वाले 100 सालों तक भारत की किस्मत को बदलने वाली थी। यह दौर था 1600 का। भारत दुनिया का अमीर देश था, जबकि यूरोप में अकाल था, भूख थी, गरीबी थी। लेकिन भारत में इतना सोना था कि रॉयल दरबारों में दीवारें भी सोने से जड़ी थी। भारत की यही रिचनेस ब्रिटेन को यहाँ खींच लाई। पर अंग्रेजों ने एक चीज समझी कि भारत को तलवार से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ की आर्मी, यहाँ के राजा, यहाँ की युद्ध कला सब अपने अपने साम्राज्य की रक्षा करने में एक्सपर्ट थे। तो अंग्रेजों ने एक मास्टर प्लान बनाया, वो था इंडिया विल नॉट बी कॉन्क्वेर्ड बाय फोर्स, इंडिया विल बी कॉन्क्वेर्ड बाय इंडियंस। यानी भारत को बलपूर्वक जीता नहीं जाएगा, भारत को भारतीय ही जीतेंगे। और ये प्लान धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। इसमें पहला स्टेप केवल दोस्ती का था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को किसी खतरे की तरह नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, हम व्यापार के लिए आए हैं। यहाँ के राजाओं ने सोचा, अच्छा इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहीं से इंडिया के पतन की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने भारत पर हमला नहीं किया, उन्होंने भारत को तारीफों से जीता। उन्होंने दरबारों में तोहफे भेजे, दुर्लभ शराबें, यूरोप की नई तकनीकें, कांच के सामान। उन्होंने कहा, हम दोस्त हैं। और फिर उन्होंने हर राजा को अलग अलग पिक करना शुरू किया। अगर वो मराठों से बात करते तो वे कहते, हम आपकी मदद करेंगे मुगलों के खिलाफ। अगर किसी नवाब से बात करते तो वे कहते, हम आपकी मदद करेंगे मराठों के खिलाफ। अंग्रेजों ने एक बात समझ ली कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी भारत की एकता नहीं बल्कि भारत का विभाजन है। और अंग्रेजों ने इसी वीकनेस को हथियार बनाया। लोगों को एहसास भी नहीं हुआ, पर अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। और फिर आया वो पल जिसने भारत का इतिहास पलट दिया। बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बंगाल की धरती पर सिराजुद्दौला का शासन था, जो उस समय बंगाल का नवाब था, और उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यह वही मोमेंट था जब इतिहास ने करवट बदली। लेकिन असली लड़ाई फील्ड में शुरू होने से पहले ही जीत ली गई, क्योंकि अंग्रेजों ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने सेना को उठाया। उन्होंने सिराज के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। मीर जाफर एक ही डील चाहता था, सिराज मरे और बंगाल का तख्त मुझे मिले। अंग्रेजों ने मीर जाफर की बात मान ली। इसके बाद प्लासी की मिट्टी एक रणभूमि नहीं बल्कि साजिश का थिएटर बन गई। लड़ाई शुरू हुई, तोपें चली, आकाश में धुआं उठा। पर सिराज को पता ही नहीं था कि उसकी अपनी सेना का आधा हिस्सा लड़ ही नहीं रहा। मीर जाफर की यूनिट फील्ड में तो खड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक भी गोली फायर नहीं की। इस युद्ध में सिराज हार गया, लेकिन सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि साजिश में भी। वो भागकर जंगलों में छिप गया, लेकिन धोखा हर तरफ से उसके साथ था। कुछ ही दिनों में सिराज पकड़ा गया और उसके अपने ही सैनिकों ने उसके सीने में खंजर उतार दिया। इतिहास इस पल को अक्सर एक पुरानी किताब की लाइन समझकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन असली सच्चाई यह है, यही वो दिन था जब भारत ने पहली बार अपनी पॉलिटिकल ताकत खोई। सिराज की लाश गिरते ही अंग्रेजों ने बंगाल को सिर्फ जीता ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तकदीर अपने हाथों में ले ली। और मैं आज जब यह कहानी बोल रहा हूँ तो मुझे हर बार यह महसूस होता है कि भारत की हार तलवार से नहीं हुई, बल्कि भारत की हार ट्रस्ट से हुई। प्लासी जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वो अब बंगाल की पूर्ण अधिकार बन चुकी थी। और इस अथॉरिटी का आर्किटेक्ट था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया, इंडिया विल बी अर्न, ब्रिटेन विल बी टेक। यानी भारत कमाएगा और ब्रिटेन लेगा। उन्हें पता था ब्रिटिश ताज को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लंदन को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो था पैसा। इसके बाद क्लाइव ने इंडिया को रेवेन्यू मशीन में बदलना शुरू कर दिया। बंगाल के खजाने, नवाब के गोल्ड और व्यापार पर कंपनी का अधिकार हो गया। यानी पहली बार भारत से निकलने वाला पैसा भारत में नहीं रहा। ये वही पॉइंट है जहाँ से ब्रिटेन की वेल्थ का फाउंडेशन बना, जहाँ से इंडिया की गरीबी शुरू हुई। और ये वही पल है जहाँ इंडिया की ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निकलना शुरू हुआ। ये सब 200 सालों तक चला। अंग्रेज एक बात गहराई से समझ चुके थे कि भारत तलवार से नहीं टूटेगा। भारत को अगर तोड़ना है तो अंदर से तोड़ना होगा। और इसीलिए उन्होंने एक नया हथियार निकाला, डिवाइड एंड रूल। कंपनी का मास्टर फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। मुसलमानों को हिंदू से दूर करो, मराठों को बंगाल से दूर करो, सिखों को राजपूतों से दूर करो। इसका असर ये हुआ, हर कोई अंग्रेजों को सपोर्ट ऑप्शन समझने लगा।
अंग्रेज खुद कुछ नहीं करते थे, वो बस एक राजा का दूसरे राजा के खिलाफ साथ देते थे और धीरे धीरे वो एक इनविजिबल पावर बन गए, द किंग मेकर। अंग्रेजों ने कभी ये नहीं कहा कि हम शासन करेंगे, उन्होंने सिर्फ ये कहा हम डिसाइड करेंगे कि कौन शासन करेगा। और यही असली इन्वेंशन था। अंग्रेजों के हाथों इंडिया में हर कोई बिक चुका था, लेकिन एक आदमी था जो बिकने वाला नहीं था। उसका नाम था टीपू सुल्तान। ये पहली बार था जब अंग्रेजों को लगा कि ये लड़का एम्पायर की साजिश को समझ गया है। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और ये लाइन अंग्रेजों को अंदर तक चीर गई, क्योंकि अंग्रेज डरते थे उन लोगों से जो सोचते थे, समझते थे, जो झुकने से इनकार करते थे। टीपू सुल्तान ब्रिटिश को खुलकर चैलेंज करने लगा। उधर मराठा भी थे, पर वो अंग्रेजों से इंटली कहीं ना कहीं डील रखने में रेडी थे। अंग्रेजों ने मराठों को टिप दी, टीपू हम सब के लिए खतरा है। और मराठा धीरे धीरे टीपू से दूर हो गए। फिर अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ लिया। उन्होंने कहा, हम आपको सुरक्षा देंगे, बस आप हमारी साइड रहो। और ऐसे ही एक एक करके इंडिया की सारी शक्तियां आपस में बढ़ती गईं और अंग्रेज एक एक करके सभी को इंडिविजुअली अटैक करते गए। ये कहानी हिंदुस्तान की सबसे पेनफुल रियलिटी है। हमारी लड़ाइयाँ हमें खुद अंग्रेजों के हाथों बेच रही थी। और इंग्लैंड में बैठा एक आदमी वॉरेन हेस्टिंग इन्हीं साजिशों की रिपोर्ट पढ़कर लंदन में बोलता था, इंडिया गन से नहीं, इंडिया रिवॉल्वरी से जीती जाएगी। ये एक मास्टरमाइंड फॉर्मूला था जिसे इंडिया में किसी ने डिकोड ही नहीं किया। अब आगे कहानी पहुंच रही है मैसूर वार की तरफ, जहां टीपू सुल्तान ब्रिटिश के खिलाफ आग बनकर खड़ा था। टीपू अंग्रेजों को एनिमी नहीं मानता था, वो अंग्रेजों को दुनिया के इंपीरियलिज्म के खिलाफ समझता था। उसका विजन था इंडिया को एक मॉडर्न मिलिट्री पावर बनाना। उसने अपने हथियार सुरादे, फ्रेंच इंजीनियर बुलाए, तोपें मॉडर्न बनवाई, यहाँ तक कि उसने रॉकेट्स तक डेवलप करवाए। टीपू सुल्तान दुनिया का पहला ऐसा शासक था जिसने बैटलफील्ड में आयरन कैश रॉकेट का यूज किया। और अंग्रेज पहली बार इंडिया में किसी शासक से डरे थे तो वो था टीपू सुल्तान। 1780 का समय, फर्स्ट एंग्लो मैसूर की वार हीट फैल चुकी थी। टीपू ने ब्रिटिश सप्लाई लाइन काट दी। ब्रिटिश ऑफिसर का कॉन्फिडेंस टूटने लगा। लंदन में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड को भी डर लगा, अगर ये मैसूर वाला टीपू कंट्रोल से बाहर हो गया तो हमारी एम्पायर की नींव गिर जाएगी। अंग्रेजों की स्ट्रेटजी बदल गई, अब सीधा अटैक नहीं। अंग्रेजों ने मराठों को पुश किया, टीपू तुम्हारा दुश्मन है। इसके बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम से कहा, टीपू हम सब के लिए खतरा है। और ये दोनों धीरे धीरे अंग्रेजों की साइड आ गए। टीपू अकेला पड़ने लगा। ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी जीत थी बिना किसी युद्ध के। इसके बाद अंग्रेजों ने चारों तरफ से मैसूर को घेरा। मराठा अलग थे, निजाम अंग्रेजों के साथ खड़ा हो चुका था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई, लेकिन उसने भागने की बजाय आखिरी सांस तक लड़ाई की। उसकी डेड बॉडी फोर्ट वॉल के पास मिली। इसके बाद ब्रिटिश जनरल ने कहा, अब हिंदुस्तान में हमारे रास्ते में कोई रियल मिलिट्री खतरा नहीं बचा। और सच में उसके बाद इंडिया में रेजिस्टेंस राजनीति लेवल पर था, मिलिट्री लेवल पर नहीं। यह था वो पल जिसने हिंदुस्तान का फ्यूचर चेंज किया। अब बस एक काम बाकी था, सबको एक एक करके रूल करना, टैक्स कंट्रोल लेना, व्यापार पर अधिकार करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल ले लिया, मैसूर का खतरा खत्म कर दिया, मराठों को तोड़ दिया, हैदराबाद को अपने पॉकेट में डाल दिया। अब बचा था दिल्ली। दिल्ली जहां मुगल एम्पायर नाम ही बचा था, न ताकत थी न असली रूल। कंपनी ने सोचा दिल्ली पर सीधा हमले करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी अंदर से टूट चुकी थी। उस वक्त दिल्ली में मुगल एम्पायर बस नाम का ही था, जिसकी रियल कमांड जीरो थी। और अंग्रेजों ने यही फायदा उठाया। उन्होंने खुद को दिल्ली का प्रोटेक्टर डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली धीरे धीरे कंपनी के हाथ में चली गई, बिना ब्रिटिश एम्पायर ऑफिशियली डिक्लेयर किए। इसके बाद अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाना शुरू किया, जैसे लैंड रेवेन्यू कंट्रोल करना, किसानों को क्रशिंग सिस्टम में घुसाना, इंडिया आर्टिसंस को खत्म करना। अब इंडिया का पैसा इंडिया से निकलकर सीधा लंदन जा रहा था, जिससे इंग्लैंड अमीर होने लगा और भारत गरीब होने। 1857 से पहले भारत इतना टूट चुका था कि कोई यह बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि एक दिन यह सिस्टम एक्सपोर्ट भी होगा। लेकिन कंपनी रूल के 100 साल बाद वो बिगेस्ट शॉक आया जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। 1857 की हवा बदल रही थी। कंपनी को अंदाजा नहीं था कि इंडिया के दिल में एक बार फिर आग चल चुकी है। यह रिवोल्ट अचानक हुआ था। यह रिवोल्ट था 100 साल की दबाई गई चिंगारियों का ब्लास्ट। इसका सबसे बड़ा कारण था रिलीजियस हर्ट। इनफील्ड राइफल के कारतूसों पर एक अफवाह फैल गई कि उन्हें ग्रीस किया गया है गोमांस और सूअर की चर्बी से।
हिंदू और मुस्लिम दोनों के दिलों में आग लग गई। कंपनी की सोच थी कि ये रोमर है, कुछ नहीं होगा, पर उन्होंने कभी नहीं समझा था कि इंडिया भावनाओं से चलता है। फिर 10 मई 1857 में मेरठ में पहली बार कंपनी के खिलाफ गोली चली और फिर दिल्ली की तरफ मार्च हुआ, जहां बहादुर शाह जफर को सिंबलिक एम्पायर बना दिया गया। दिल्ली की गलियों में आवाज गूंजी, कंपनी को भारत से निकाल दो। कंपनी पहली बार इतनी बड़ी आग से डरी थी। ये रिवोल्ट कुछ जगह सक्सेस हुआ, कुछ जगह पर क्रश्ड हुआ। लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, दिल्ली, पूरे नॉर्थ इंडिया में ये रिवोल्ट फैल गया। ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिल चुकी थी, इसका डर लंदन तक पहुंच गया। उनकी रिपोर्ट्स में लिखा गया, अगर ये आग कंट्रोल में नहीं आई तो अंग्रेजों की इंडिया में बादशाह खत्म हो जाएगी। लेकिन आखिर में कंपनी ने रेनफोर्समेंट बुलाई और मॉडर्न आर्टिलरी और इंडिया अलायंस की मदद से 1857 को क्रश कर दिया। हाँ, ये सच है, 1857 जीत नहीं थी, पर ये थी इंडिया के जगाने के पहले संकेत।